क्लास 11th क्लास है। आज हम आपको कथा खंड से पाठ 2 जयशंकर प्रसाद पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था 1890 में वाराणसी के सुंघनी नामक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा पितामह का नाम शिवरत्न साहू था। इनके घर में शिव की उपासना की जाती थी और विद्वानों का आदर होता था। अपनी पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण कक्षा 8 तक की ही स्कूली शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत के साथ साथ हिंदी, उर्दू, बंगला भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। आर्थिक रूप से संकटग्रस्त जयशंकर प्रसाद अनवरत रूप से साहित्य सर्जना करते थे। इनकी गणना मूर्ध साहित्यकारों में की जाती थी। एक शीर्षक कवि होने के साथ साथ ये सुप्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक भी थे। जयशंकर प्रसाद की स्वानुभूति को साहित्य की विविध विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। सन 1937 में इनकी मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद की 5 कहानी संग्रह हैं, जिसमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल प्रमुख हैं। इन्होंने कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास भी लिखे, जिसमें इरावती उपन्यास अपूर्ण है। राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। कामायनी इनका विश्व प्रसिद्ध कलात्मक महाकाव्य है। प्रसाद जी की कहानियों की संस्कृति, चेतना तथा मनोवैज्ञानिक तथा भावात्मक चित्रण अत्यंत कोटि का बना है। इनकी कहानी रचना का धरातल साहित्यिक एवं कलात्मक होता है। प्रसाद जी कथात्मक, प्रवाहपूर्ण तथा चित्त आकर्षक हैं। कथा वस्तु में साहित्यिक चेतना, प्रेम, प्रतिनिष्ठता, चरित्र, सौंदर्य आदि तत्व इनकी कहानियों में उभरकर सामने आता है। इनकी कहानियों में रोचकता बढ़ती है और स्वाभाविक विकास होता है। साथ ही ये कथोपकथन संक्षिप्त, नाटकीय एवं मनोवैज्ञानिक है। प्रसाद जी की भाषा परिष्कृत, कलात्मक एवं संस्कृत निष्ठ है तथा शैली लालित्य, नाटकीयता तथा काव्यात्मक है। स्थिति एवं पात्रों की मनोदशा के कलापूर्ण चित्रण तथा कथा वस्तु का सौंदर्य उभरने में उपयुक्त एवं कवित्वपूर्ण वातावरण की सुयोजना प्रसाद जी की कहानी कला की अपनी प्रमुख विशेषता है। ग्राम, आकाशदीप, इंद्रजाल, सलीब, मधुआ, आंधी आदि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियाँ हैं। अब हम आपको आपके कोर्स में आकाशदीप दिया हुआ है, उसका सारांश बता देते हैं। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित वातावरण प्रधान ऐतिहासिक कहानी है। यह एक ऐतिहासिक कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद में चंपा के चरित्र में समाविष्ट किया गया है। इसमें प्रेम और घृणा का अंतर्द्वंद चंपा के माध्यम से दिखाया गया है। यह मूलतः एक प्रेम कहानी है जिसमें जलदस्यु अर्थात समुद्री जहाज़ों पर जो डकैती करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें जलदस्यु कहा जाता है। बुद्धगुप्त को अपना उदारक समझकर उससे प्रेम करने लगती है। तो चंपा जो है
वो बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, किंतु उसे यह भी स्मरण रहता है कि बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय ही उसके पिता ने 7 जलदस्युओं को मारकर अपने प्राण त्यागे हैं। मतलब जब बुद्धगुप्त के साथ आक्रमण होता है तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा भी मानती है और चाहते हुए भी इसी भाव को अपने हृदय से निकाल नहीं पाती। मतलब एक तरफ तो वो प्रेम भी करती है, पर जब उसे लगता है कि इन्हीं लोगों ने मेरे पिता को मारा है, तो वह एक तरह से उस बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा भी मानती है और चाहते हुए भी वह अपने हृदय से इस भाव को निकाल नहीं पाती। अब जलदस्यु बुद्धगुप्त बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। मतलब समय के साथ वो पहले तो जो समुद्री जहाज़ों पर डकैती करते थे, पहले तो वो था, अब इसके बाद वो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। और चंपा के नाम पर उसने नए द्वीप का नामांकन तक रख दिया है। वह चाहता है कि चंपा उससे विवाह करके अपने जीवन को सुखी बना ले। मतलब चाहता है, जो बुद्धगुप्त रहता है वो चाहता है कि चंपा उससे विवाह कर ले, किंतु चंपा प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद में फंसकर उसके इस विवाह का प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। मतलब जब वो बुद्धगुप्त चंपा से विवाह का प्रस्ताव रखता है तो चंपा भी प्रेम करती है, चंपा भी मतलब बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन उसे लगता है कि इन्हीं लोगों ने मेरे पिता को मारा है, तो उसे अपने पिता का हत्यारा समझती है और उससे नफरत भी करती है। और प्रेम और घृणा के अंतर्द्वंद में फंसकर वह इस विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है। यही नहीं, वह हमेशा अपनी चोली में कटार छिपा कर रखती है, जिससे अपने प्रीत्यघाती की हत्या भी कर सके। मतलब वो हमेशा अपने पास कटार भी रखती है कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वह बुद्धगुप्त को मार भी देगी। बुद्धगुप्त उसे विश्वास दिलाने का प्रयास करता है कि उसके पिता उसकी तलवार से नहीं मरे, पर चंपा का हृदय इस पर विश्वास नहीं कर पाता। मतलब वो काफ़ी विश्वास दिलाता है बुद्धगुप्त कि तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा, पर चंपा को विश्वास ही नहीं होता। वह बुद्धगुप्त से प्रेम करती है और कहती है कि हृदय ने धोखा दिया, यह उससे प्रेम करने लगा जो मेरे पिता का हत्यारा है। मतलब कहती है कि मेरा जो हृदय है उसने मुझे धोखा दिया है कि मुझे जिससे प्रेम हुआ वही मेरे पिता का हत्यारा है, तो मेरा अपना हृदय ही मेरा अपना नहीं है, तो मेरा कोई और क्या अपना होगा। वह अपने प्रतिशोध का कृपाण निकाल कर सागर में फेंक देती है, किंतु बुद्धगुप्त के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती। तो वह जो उसके अंदर प्रतिशोध की भावना रहती है कि वह बुद्धगुप्त को मारेगी, तो वह किसी तरीके से उसको मतलब भूल जाती है, पर कहती है कि मैं तुमसे कभी विवाह नहीं कर पाऊंगी। बुद्धगुप्त निराश होकर अपने देश भारत में लौट आता है। फिर जब वो मना कर देती है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर पाऊंगी, तो बुद्धगुप्त अपने देश लौट आता है और चंपा उस द्वीप के निवासियों को स्नेह एवं सेवा प्रदान करने के लिए वहीं रह जाती है। मतलब जहाँ पे चंपा रहती है वहीं पे रह जाती है और वहाँ के लोगों को स्नेह और प्रेम देती है। बुद्धगुप्त ने उस द्वीप में एक प्रकाश स्तंभ बनाया। मतलब जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे उसने एक प्रकाश स्तंभ बनवाया। चंपा और अपने प्रेम की मधुर स्मृति भी बनाई। तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक द्वीप बनवाया जिसमें चंपा और बुद्धगुप्त अपने प्रेम की मधुर स्मृति जला दी। चंपा आजीवन उस द्वीप स्तंभ पर आकाश दीप जलाती रही और अपने पिता की समाधि का जल में अन्वेषण करती रही। वहीं पे आजीवन वहाँ के लोगों की सेवा करती थी और वहाँ पे दिया जलाती रहती थी और अपने पिता को हमेशा याद करती थी। कहानी का एक भी पात्र ऐतिहासिक नहीं है, किंतु इसका वातावरण और देश काल ऐतिहासिक होने से पूरी कहानी ऐतिहासिक मानी जाती है। कहानी संवाद प्रधान है
और इसका आरंभ भी संवाद योजना से होता है। पात्रों के चरित्र में व्याप्त अंतर्द्वंद को उभारने में प्रसाद जी ने पूरी सफलता मिली। प्रसाद जी को इस कहानी में पूरी सफलता मिली। कहानी का समापन विषाद की एक हल्की छाया से होता है, क्योंकि बुद्धगुप्त और चंपा प्रणय सूत्र में बंधे होने पर भी विवाह सूत्र में नहीं बंधे। मतलब वो एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। और निराश होकर बुद्धगुप्त अकेला ही भारत को लौट जाता है और चंपा हमेशा उसी द्वीप पर बैठकर वहाँ के लोगों की देखभाल करती है। तो बच्चों, आज हमने आपको ये आकाशदीप कहानी का सारांश बता दिया है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।